मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण में पाठ 17 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में हमने पेज नंबर 76 पर लिखे हुए गद्यांश को पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम पेज नंबर 77 पर जो गद्यांश लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह कल के होमवर्क में भी दिया था, है ना। ख वाला करना था, ये वाला मैंने कल होमवर्क में भी दिया था, तो आपने इसको पढ़ के समझ भी लिया होगा। लेकिन एक बार फिर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं कि ताजमहल एक बहुत सुंदर इमारत है। अब यहाँ पर ताजमहल की बात हो रही है। ताजमहल एक इमारत है और बहुत ही सुंदर है ना। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, है ना। एक मुगल राजा था शाहजहां और उनकी पत्नी थी बेगम मुमताज, है ना। तो उन्होंने उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है ना। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है, आगरा में है। यह संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। ताजमहल जो बना हुआ है वो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए बहुत ही खूबसूरत है। वो पत्थर बहुत अच्छे चमकते हैं, बहुत खूबसूरत है। पूर्णिमा की चांदनी रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। जब पूर्णिमा होती है, जब पूरा चांद दिखाई देता है रात में, है ना, और पूरे चांद की रोशनी जब उस ताजमहल पर पड़ती है तो उसकी रोशनी से पूरे संगमरमर के पत्थर चमकने लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, पूरे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो पूरा ताजमहल, बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे देश में जितने भी पर्यटक आते हैं सभी इसे देखने जाते हैं। हमारे देश में जितने भी पर्यटक हैं, मतलब बाहर से आने वाले लोग होते हैं। पर्यटक मतलब घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, जो इमारतों को देखने आते हैं। तो वे लोग आते हैं और सभी इसे देखने जाते हैं। बहुत सारे लोग इस ताजमहल को देखने के लिए आगरा जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइन का हमारा अपठित गद्यांश है ना। तो अभी इसके प्रश्नोत्तर हैं, 5 प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं कैसे बने हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका पहली ही लाइन में उत्तर है कि ताजमहल बादशाह शहंशाह ने बनवाया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर दूसरी लाइन में है, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल किस पत्थर का बना हुआ है? इसका उत्तर भी दूसरी लाइन में ही है। यह ताजमहल संगमरमर पत्थर का बना है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, बादशाह ने इसे किसकी याद में बनवाया था? तो इसका उत्तर भी हमारा पहली लाइन में ही है कि बादशाह ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, ठीक है। इसकी सुंदरता कब बढ़ जाती है? तो आखिरी वाली लाइन में देखते हैं, है ना। तीसरी लाइन में इसका उत्तर है कि पूर्णिमा की चांदनी में, या इसकी सुंदरता पूर्णिमा की चांदनी रात में और भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में दिए हुए हैं। तो हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है ना, और फिर इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। चलिए, एक नीचे अभ्यास वाला गद्यांश है ना। आओ अब अभ्यास करते हैं, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के झंडे में गद्यांश को पढ़ रहे हैं, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। इसके बीच में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, हम इसे प्रणाम करते हैं, ठीक है। अब तिरंगा जो है वो तिरंगे के ऊपर से यह गद्यांश दिया गया है, हमारे देश के तिरंगे के ऊपर से, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज भी है ना। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, है ना। केसरिया है, सफ़ेद है और हरा, 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग दिया हुआ है ना। इसके बीच में एक चक्र है, अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियाँ बनी हुई है ना। और झंडा कब कब फहराते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी को सामूहिक रूप से फहराया जाता है। तिरंगा हमारे देश की
आन बान और शान है, हम इसे प्रणाम करते हैं। हम हमारे तिरंगे को प्रणाम करते हैं। पेज पलटते हैं, पेज नंबर 78 पर 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तर अब हमें लिखना है। तो ध्यान से प्रश्न भी सुनेंगे और उत्तर भी सुनेंगे, क्योंकि यह आपको ही लिखना है। भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहते हैं, है ना? भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है कि हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, है ना? प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं? तो उत्तर लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। झंडे के बीच में कौन सा चक्र है? झंडे के बीच में कौन सा चक्र है? उत्तर लिखते हैं झंडे के बीच में अशोक चक्र है, जो कि हमारे इसमें दिया गया है। तीसरी वाली लाइन में देखेंगे, हमारे गद्यांश की तीसरी लाइन में लिखा है कि इसके बीच में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि झंडे के बीच में अशोक चक्र है। चलिए एक बार और मैं दोहराता हूँ, प्रश्न क्रमांक 3 है, झंडे के बीच में कौन सा चक्र है? उत्तर लिखेंगे कि झंडे के बीच में अशोक चक्र है। चौथा प्रश्न है, झंडा कब कब फहराया जाता है ना? प्रश्न है हमारा, झंडा कब कब फहराया जाता है? उत्तर में लिखेंगे झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता है। झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आप ये खाली जगह में लिख लेंगे। चलिए इसी के नीचे ख है, एक और पैराग्राफ, एक और अपठित गद्यांश है, उसको भी पढ़ते हैं और पूर्ण करते हैं। बैसाखी का त्यौहार पूरे पंजाब में धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार जो होता है वो पंजाब में मनाया जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। बैसाखी के त्यौहार में लोग जो होते हैं वो नदियों में स्नान करते हैं, जो पवित्र नदियां हैं। हालांकि सभी नदियां पवित्र होती है, लेकिन हमने कुछ नदियों को विशेष दर्जा दे रखा है। किसानों में विशेष उल्लास होता है। किसान लोग होते हैं बहुत ही खुश होते हैं इस दिन में। ठीक है, और वे लोग इस त्यौहार को बहुत खुशी खुशी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन फसल की कटाई भी होती है ना? वैसाखी के दिन से फसल कटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। किसान, पंजाब में किसान लोग वैसाखी के दिन से फसल काटना शुरू कर देते हैं, इसलिए वे बेहद ही खुश होते हैं। किसान नाच गाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। किसान जो होते हैं वो इस त्यौहार के दिन नाचते भी हैं, गाते हैं और अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। इस दिन कोई भी नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति नया काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत ही शुभ होता है। जैसे कि फसल काटने का काम है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो लोग इस दिन अपना काम शुरू करते हैं। इस भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन नववर्ष का शुभारंभ होता है। वैशाखी के दिन नववर्ष का शुरुआत मानते हैं। ठीक है, भारतीय पंचांग के अनुसार। चलिए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण करते हैं। प्रश्न है हमारा, बैसाखी का त्यौहार कहाँ धूमधाम से मनाया जाता है? बैसाखी का त्यौहार कहाँ धूमधाम से मनाया जाता है? तो उत्तर में क्या आएगा भाई, कहाँ मनाते हैं? पंजाब में। तो पंजाब के ऊपर इस तरह से सही का निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस दिन लोग कहाँ स्नान करते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, इस दिन लोग कहाँ स्नान करते हैं? झरने में, नदियों में या फव्वारे में? तो सही उत्तर क्या आएगा? ख, नदियों में। नदियों में लोग स्नान करते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसान अपनी खुशी
किस प्रकार प्रकट करते हैं? क है बाजार में घूम के, स्नान करके या नाच गाकर, है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे? नाच गाकर। किसान अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो उत्तर आएगा नाच गाकर। चलिए चौथा है, वैसाखी के दिन क्या करना चाहिए? नए काम की शुरुआत, नाचना, गाना। तो उत्तर आएगा नए काम की शुरुआत, क्योंकि वैसाखी का दिन शुभ होता है, इसलिए हमें नए काम की शुरुआत वैसाखी के दिन से करनी चाहिए। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन किसका शुभारंभ होता है? ना, भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन किसका शुभारंभ होता है? नए महीने का शुभारंभ, नव वर्ष का शुभारंभ, नए सप्ताह का शुभारंभ। तो उत्तर आएगा ख, नव वर्ष का शुभारंभ। भारतीय पंचांग के अनुसार इस दिन किसका शुभारंभ होता है? तो उत्तर में आएगा ख, नव वर्ष का शुभारंभ, है ना। तो जो सही विकल्प है उसके ऊपर हम सही का निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इस पाठ को भी आज पूर्ण करते हैं। कल से फिर हम ऑनलाइन क्लास में नए चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप जो अपठित गद्यांश क वाला है ना, उसके तिरंगे वाला, उसके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी किताब में लिख करके रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।